अस्सलाम वालेकुम। उन्स, तुम मुझे साफ साफ बता दो कि तुम्हारा इरादा क्या है। लंच टाइम था, दोनों ऑफिस में बैठे हुए थे। पतले पतले सुर्ख चेहरे के साथ वो इतनी ही खूबसूरत लग रही थी जितनी कोई और लड़की बहुत सारा मेकअप करके लगती। इसके तपे हुए अंदाज को देखकर उन्स बेइख्तियार हंसा था। उसे हंसते देखकर रिमशा का गुस्सा कुछ और बढ़ा था। तुम्हारी हंसी जाहिर करती है कि मेरी बात तुम्हारे लिए महज एक मजाक है। तुम्हारे इसी गुस्से से डरकर मैं शादी जैसा अहम कदम उठाने से डरता हूँ। तुम्हारा क्या पता कब किस बात पर तुम बिगड़ जाओ। इसने जली पर तेल डाला था, फिर शोले कैसे न भड़कते। तुम दरअसल शादी करना ही नहीं चाहते, या कम से कम मुझसे नहीं करना चाहते। मेरा दिमाग ख़राब है जो तुमसे उम्मीद बांध कर प्रपोज़ल को रिजेक्ट करती जा रही हूँ। बस करो रिमशा, बदतमीज़ी नहीं करो। वो उसकी बात काट कर चलाई थी। उसने घबरा कर चारों तरफ देखा। रिमशा, कूल डाउन यार, क्या हो गया था? उसने हाथ से भी आवाज़ हल्की रखने का इशारा किया। मुझे किसी अच्छी पोस्ट पर तो लग लेने दो। ये अच्छी जॉब और अच्छी पोस्ट वाला चूरन बंद कर दो। मेरे लिए ये कोई इशू नहीं है, ना ही मुझे पैसे की कमी है। तुम कोई सोलट बात करो। उसने गहरी सांस लेकर खुद को ढीला छोड़ दिया था। सच कहते हैं कि दरिया में उतरे बगैर इसकी गहराई का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। रिमशा जैसी सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाली लड़की पैसे से पैदाशुदा मसाइल को समझ ही नहीं सकती थी, और उस में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बैठा उसे इन मसाइल से आगाह करता रहे। रिमशा हाई क्लास से ताल्लुक़ रखने वाली अबाही लड़की थी, खूबसूरत भी थी, तो इसके लिए रिश्तों की लाइन लगी हुई थी। उन्स एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, जहाँ इसकी ये नौकरी ही फ़िक्री एजाज़ की तरह समझी जाती थी। हसीयत का ये फ़र्क ज़्यादा था कि उनसे इसे सोच कर ही थक जाता था। इस शाम इसने अम्मी से ज़िक्र किया। वो हैरान रह गई। मखमल में टाट का पौंदा कभी नहीं लगता मेरे बच्चे। वो इतनी अमीरज़ादी, इतने असाशात की आदी, और हम अभी ज़रूरियात के लिए जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं। बहुत मुश्किल टास्क है। लड़कियां बहुत मासूम होती हैं, जज्बाती होकर मोहब्बत तो कर लेती हैं, और इसी मोहब्बत में बड़े बड़े दावे भी, लेकिन वो मोहब्बत को निभा नहीं पाती। इसकी अम्मी मुतालिया की शौकीन थी और इनकी गुफ्तगू अमूमन अमली होती थी। अम्मी रिमशा ऐसी नहीं, वो इन सब लड़कियों से अलग है। अम्मी मुस्कुराई। आप इससे मिलकर देख लें, इसमें बड़े लोगों वाली कोई बात नहीं। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो अम्मी को कैसे कायल करें। तुम हमें छोड़ो, इसके वालिदैन का सोचो, वो कैसे रज़ामंद होंगे। ये रिमशा का काम है कि वो अपने पेरेंट्स को कैसे मनाती है। अम्मी से बात कर लेने के बाद वो काफ़ी हद तक पुरसुकून होकर अपने कमरे में आया, और फिर कमरे में आकर रिमशा से फ़ोन पर बात की कि मैंने अम्मी से बात कर ली है, वो मान गई है। जैसे तैसे रिमशा ने भी अपने वालिदैन से बात की, वो भी मान गए। रिमशा के डैड ने
ऑफ़र की थी कि इन्हीं की कंपनी ज्वाइन कर ले ताकि वो अपनी बेटी की तरफ से मुतमिन हो सके, लेकिन उनने मना कर दिया। इन्होंने जहेज़ में बंगला और गाड़ी भी दी थी, लेकिन उनने लेने से इनकार कर दिया। वो गाड़ी भी अपने इस्तेमाल कर रहा था और बेडरूम सेट भी खुद पसंद करके लाया था। शादी के बाद ज़िंदगी बहुत हसीन हो गई थी। 2 माह कैसे गुजरे कि पता ही नहीं चला। ख्वाहिशों में झूलते, ख्वाबों जैसी ज़िंदगी जीते। रफ्ता रफ्ता नौकरी की मसरूफियत बढ़ी तो तवज्जो भी बढ़ी। दोनों चले जाते, घर में पहले की तरह अम्मी अब्बू रह जाते। दोनों ने कभी भी रिमशा और उन्स को तंग नहीं किया था। फिर ना जाने क्या हुआ, रिमशा थकने लगी। वो इस ज़िंदगी से उकताने लगी कि उसमें चिड़चिड़ापन आने लगा। वो जो उनसे लम्हा भर की दूरी गवारा नहीं कर पाती थी, अब इसकी कुर्बत से बेजार रहने लगी। बहाने बहाने से मेके चली जाती, 2-2 दिन रह कर आती। मुझे लगता है तुम थक जाती हो, तुम जॉब छोड़ दो। इस दिन उसने कहा, जॉब छोड़ दूँ? फिर करूँ क्या? वो जैसे हैरान हुई। उन्स खामोश हो गया। वरना कहना तो चाहता था कि घर के कामों में दिलचस्पी ले लिया करो, अम्मी का किचन में हाथ बटा दिया करो, लेकिन ये कहने की हिम्मत कहाँ से लाता। वो अपने कमरे के अलावा कहीं झांक कर नहीं देखती थी। बहनों और कज़न से फ़ोन पर बात करना, दोस्तों के साथ बाहर जाकर हल्ला गुल्ला करना, ये इसके शौक़ थे। यही मसरूफियात, इन सब के बावजूद वो उकताने लगी थी, क्योंकि पहले वो ऑफ़िस के बाद दोस्तों के साथ कहीं भी चली जाती थी, लेकिन उसकी वजह से उसे शाम को घर में रहना पड़ता था। इन्हीं दिनों उसकी तबीयत गिरी गिरी रहने लगी। डॉक्टर के पास गई तो नए मेहमान की खुशी खबरी मिल गई। एक नई खबर, नई चीज़। वो कुछ दिन के लिए बहुत खुश हुई, लेकिन फिर उसे अपनी ही हालत ने बेजार कर दिया। उसकी अम्मी इसका बहुत ख्याल रखती, लेकिन वो अपने घर जाना चाहती थी। मैं मोम के पास रहने जा रही हूँ। इसने इसको राज़ी किया और चली गई। इसकी मोम ने एक मुलाजमा को इसके लिए मखसूस कर दिया कि वो उसे फ्रेश जूस बना बना कर देती रहे। रिमशा का दिल बहल गया, लेकिन कब तक? उसे लेने के लिए आ पहुंचा था। घर आई तो मालूम हुआ उसकी कज़न एमन आई हुई है। वो शादीशुदा थी। उसका शौहर दुबई होता था। वो भी 18वें स्केल की गवर्नमेंट जॉब करती थी और यहाँ 2 हफ्ते के लिए अपने ऑफिस के किसी काम के सिलसिले में आई थी। इसके आने से घर में कुछ रौनक हो गई थी। वो ना सिर्फ दोस्ताना तबीयत की थी, बल्कि किचन के कामों में आंटी की मदद भी करती रहती। इस दिन इतवार था और आंटी को हटाकर खुद किचन में खड़ी हो गई थी। यार, तुम भी एमन के साथ टाइम स्पेंड करो, बहुत अच्छा फील करोगी, उसने रिमशा से कहा, जो पहले ही तपी बैठी थी। नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं इस अस्करी के साथ टाइम स्पेंड करने की। उसने तहम्मुल से इसका कड़वा लहजा बर्दाश्त किया था। नंबर बनाने की फजूल कोशिश। यहाँ नंबर बनाने की क्या ज़रूरत है? उसने आबरू ऊंची की। पेशानी पर ना चाहते हुए भी बल आ गया था। ये तो उसी को इल्म होगा। एंड स्टॉप, मुझे एमन नामा नहीं सुनना। वो बेजारी से
कहती लेट गई। बात बढ़ने के खदशे से उनसे खामोश हो गया। इसी तरह रिमशा कोई ना कोई बात से बेजार रहती। इस दिन फॉरेन क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, प्रेजेंटेशन बनानी थी और अभी लैपटॉप खोलकर काम शुरू ही करने वाला कि रिमशा की तबीयत ख़राब हो गई। उसे हॉस्पिटल लाया तो बेटे की खुशखबरी मिली। वो बहुत खुश था। इन चक्करों में रात का 1:30 बज गया। प्रेजेंटेशन याद आई इतने में एमन का मुबारकबाद का मैसेज आया। एमन प्लीज़ मेरी प्रेजेंटेशन बना दो, बहुत ज़रूरी है। इसने प्रेजेंटेशन बना दी। सुबह उन्स घर वापस आया, नहा धोकर तैयार होकर ऑफिस जाने लगा तो एमन सामने आई थी और एमन ने लैपटॉप का बैग इसके सामने कर दिया। वो इसका शुक्रिया अदा करता बाहर भागा था। मेरा ख्याल है काफ़ी दिन हो गए हैं, अब घर चलना चाहिए। उसने रिमशा को देखा। वो बच्चे समेत 15 दिन से अपने वालिदैन के घर थी। रोज़ इनको आना पड़ता था। इसका दिल भी इन दोनों के बगैर नहीं लग रहा था। रिमशा ने एक नज़र इसकी गोद में मौजूद बेटे को देखा और फिर उसको। तुम्हें नहीं लगता वो घर हमारे बेटे के लिए? मेरा मतलब ये है कि हम अपने घर, डिफेंस वाला घर भी तो हमारा ही है ना। उसको गुस्सा आ गया। इतने से बच्चे के लिए तो माँ की गोद ही काफ़ी है, घर तो बहुत बड़ी बात है। बहरहाल अभी तुम घर चलो, फिर देखते हैं। मैं चाहती हूँ हमारा बेटा एक अच्छे घर में आँख खोले, उसे कोई एहसास कमतरी ना हो। उन्स एकदम उठा था। रिमशा की बात मुंह में रह गई थी। इसने पास आकर बच्चे को रिमशा के पास लटा दिया। मैं चलता हूँ। अब क्या हुआ? उन्स यूँ अचानक यूँ उठ गए। यही बेहतर है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, वरना बहुत कुछ गलत हो जाने का डर है। इसका लहजा तपा हुआ था। मैंने ऐसा क्या कह दिया कि तुम इतने गुस्से में आ गए? जब मैंने कई बार तुम्हें समझाया था कि मेरा छोटा सा घर है और इसमें मेरे वालिदैन मेरे साथ रहते हैं। वो घर इसलिए मुझे इतना प्यारा है। तुम उसे इतना कमतर समझती हो कि अपने बच्चे को वहाँ ले जाना नहीं चाहती। इसकी परवरिश वहाँ करना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो मैं तुम्हें कैसे पसंद आ गया, जो इसी घर में पला बड़ा हूँ। वो फट पड़ा था और वहाँ से चला गया। ये तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है? उन्स एक हफ्ता हो गया है तुम रिमशा से मिलने नहीं गए। मैंने रिमशा को फ़ोन किया था तो मुझे मालूम हुआ। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर उसे रिमशा की फरमाइश बता दी। तो तुम तहम्मुल से काम लो और उससे कह दो कि जब पारस बड़ा होगा और स्कूल जाने लगेगा तो हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। जब तक अल्लाह ने चाहा तुम्हारी प्रमोशन भी हो जाएगी। सब ठीक हो जाएगा, बस नरमी से मामलात को हैंडल करो। वो जानबूझकर ऐसा कर रही है। उसे सब मालूम था कि मैं किस क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ और क्या क्या अफोर्ड कर सकता हूँ। फिर इसका ऐसा मतलब, वो तुम्हारी मोहब्बत में बहुत कुछ इग्नोर कर देती है। लेकिन ये भी सोचो, वो इन चीज़ों की आदी नहीं है। इसके हर अमल के पीछे छुपी इसकी मोहब्बत देखो। अपने रद्दे अमल से इसे हिट ना करो। तुम अपने पेरेंट्स का दिल नहीं दिखा सकते और बीवी का दिल तोड़ सकते हो। मैंने कोई दिल नहीं तोड़ा, वो तेज़ी से बोला था।
اور کیسے توڑنا ہے دل، اس کی ہر بات ہر خواہش کو تو ریجیکٹ کر دیتے ہو، کہیں تو محبت کا برم رکھ لیا کرو۔ تو اس کے بنگلے میں شفٹ ہو جانے کا نام محبت ہے؟ انس نے تنزیہ پوچھا۔ ایمن مسکرائی تھی۔ اس کا دل رکھنے کا نام محبت ہے۔ رمشا بار بار اس کا نمبر سامنے کرتی اور پھر ٹچ کرتے کرتے رہ جاتی۔ اس کشمکش سے تنگ آ کر فون واپس رکھنے لگی کہ وہ بجنے لگا۔ اس نے دیکھا تو انس کا فون تھا۔ ہیلو، میرے فون کا انتظار کر رہی تھی؟ انس نے پہلی بات یہی کی، نہیں تو وہ مکر گئی۔ تو پہلی ہی بیل پر کیسے اٹھا لیا؟ وہ بھی انس تھا۔ وہ میں گیم کھیل رہی تھی تو میرے ہاتھ میں فون تھا۔ تم جب بھی جھوٹ بولتی ہو نا، اپنے ناخن چبانے لگتی ہو۔ انگلی نکالو منہ سے۔ اب بتاؤ، کھانا کھایا ہے؟ تو میں اس سے کیا؟ وہ پھر سے ناراض ہو گئی۔ ہونا تو واقع نہیں چاہیے، لیکن کیا کروں؟ کم وقت محبت بھی نہ جانے نہیں دیتی، ہر وقت ہر پل تمہارا ہی خیال رہتا ہے، اسی لیے اتنے دنوں کے بعد فون کیا۔ اس کی آواز میں گلہ آیا۔ کیا تو میں نے ہی ہے نا؟ تم نے تو نہیں کیا، گلہ تو پھر میرا بھی بنتا ہے۔ پارس سو رہا ہے تو باہر چلیں ڈنر کے لیے۔ یہ لو، کچھ لایا ہوں تمہارے لیے۔ رمشا نے بے دلی سے شاپنگ بیگز بیڈ پر رکھ دیے اور دیکھنا شروع ہو گئی۔ ستاروں بڑی خوبصورت لباس دیکھ کر خوشی اور حیرت سے ساکت رہ گئی تھی۔ تمہیں یاد تھا؟ جی، مجھے یاد تھا کہ کل ہماری شادی کی سالگرہ ہے۔ کتنی جلدی 1 سال بیت گیا اور نہ وہ اس کی طرف مڑی۔ ہاں، اور ہم اس کے پیرنٹس بھی بن گئے۔ وہ پارس پر جھک گیا۔ رمشا ہنس پڑی تھی۔ اب مزید جو بھی لینا ہے وہ ساتھ چل کر لیتے ہیں، اور کل کا سارا دن تمہارے نام۔ سوری انس، میں نے تمہیں ہٹ کیا۔ مجھ سے بھی زیادتی ہوئی تھی، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ پارس، کچھ بڑا ہو جائے پھر ہم اپنے ڈیفینس والے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ بس کچھ وقت لگے گا امی ابو کا ذہن بنانے کے لیے۔ میں نے یہ بات جان لی ہے کہ محبت میں انا نہیں ہوتی، احساس ہوتا ہے، محبوب کی خوشی کا، اس کے سکون کا۔ آئی لو یو انس۔